गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार नागर और आज की इस लेक्चर सीरीज में हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र। देखो, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र। तो भौगोलिक क्षेत्र जो है, नाम से पता चल रहा है कि हम आज भौगोलिक क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि राजस्थान के डिफरेंट जो पार्ट हैं उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेश्चन आपको करना होता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस पर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के भौगोलिक क्षेत्र। देखो, नाम से देखो, हम जब देखते हैं, मैंने जब आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, राजस्थान जो है वो 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। यहाँ से अगर आप कोई यहाँ से एक रीजन बनाते हैं, ये वाला जो आपका रीजन है, ये पूरा जो है ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसको आप राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल भी बोलते हो। तो ये आपका पश्चिमी मरुस्थल हो जाता है। यहाँ पे आपको बालू जो है वो रेती देखने को मिलेगी और बालू का रेती वाला जो क्षेत्र है ये पूरा अलग है आपके इस वाले क्षेत्र से। फिर आप यहाँ पे आओगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा अरावली का क्षेत्र है। यहाँ पे आपको अरावली श्रृंखला देखने को मिलेगी, पहाड़ी भाग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तरफ आपका हो गया मरुस्थल, दूसरी तरफ आपका हो गया पहाड़ी वाला प्रदेश। तीसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये पूरा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है, तो इसको हम बोलते हैं पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, इसके अलावा फिर ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये हाड़ौती का पठार आपका कहलाता है। ठीक है, तो राजस्थान जो है विशेषताओं भरा क्षेत्र है और यहाँ पे अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलती है। 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। मैंने आपको यहाँ बता दिया कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र है और आगे भी मैं अभी थोड़ा सा इसको और क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, देखो ये मैप देखो, तो इस मैप में ये वह यहाँ से आप बिल्कुल बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी मैदानी, सॉरी, पश्चिमी मरुस्थल। यहाँ से जो है ये अरावली जो है इस तरह से सिकुड़ेगी और फिर थोड़ा सा वापस फैलेगी इधर। ठीक है, बीच में जो अजमेर वाला रीजन है वहाँ पे ये कम हो जाती है, उदयपुर में सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर वापस जयपुर में फैल जाती है। देखो, ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये हो गया आपका पश्चिमी मरुस्थल, ये हो गया अरावली। ये जो है ये वाला जो रीजन है, ये जो मैंने आपको बनाया ये बीच वाला, ठीक है, ये वाला रीजन, ये नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ निर्मित क्षेत्र है, इस वजह से इसको मैदान बोला जाता है। और ये वाला जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है दक्षिण वाला, ये है आपका हाड़ौती का पठार। ठीक है, जो लाव जो भी, देखो हर एक पार्ट में बहुत सारा डिस्कशन है, काफी लंबी डिस्कशन होने वाली है, तो पूरा डीप पढ़ेंगे, है ना। अब पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल जो है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। अब ये वाला जो भाग है इसको बोला गया है शुष्क मरुस्थल और इसको बोला गया है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क देखो ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से घूमता हुआ यहाँ आ रहा है। शुष्क क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो 0 सेमी से लेके जो है वो 25 सेमी तक वर्षा होती है, लगभग लगभग ना के बराबर ही वर्षा होती है। ठीक है, तो 0 से लेके 25 सेमी तक वर्षा होती है, तो यहाँ पे लगभग लगभग सूखा ही रहता है हमेशा। ठीक है, इस वजह से वनस्पति का जो है विस्तार भी यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो ये वाला क्षेत्र हो गया शुष्क। फिर ये जो है ये 25 से लेके 50 सेमी तक वर्षा वाला है, यहाँ से 25 और ये जो है यहाँ तक आप चलोगे तो 50। ये तो यहाँ पे देखो नदियाँ भी हैं, ऊपर से एक घग्गर नदी आती है और इस वाले रीजन में बहती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बोस में जाती है। ठीक है, तो ये जो नदी है घग्गर नदी, ये राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे नदी का पानी आता है। ठीक है, फिर आप नीचे आओगे तो शेखावटी वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पे चूरू झुंझुनू सीकर है। यहाँ सीकर में एक खंडेला की पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी जो है ऊपर बहती हुई चूरू की सीमा पे जाके खत्म हो जाती है, कांतली नदी। तो ये नदी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे फिर नागौर वाला क्षेत्र आ गया, ये बीच वाला जो क्षेत्र है वो नागौर वाला क्षेत्र आ गया, इसको नागौरी उच्च भूमि बोलते हैं। और फिर ये जो रीजन है यहाँ पे अजमेर का एक पहाड़ है नाग पहाड़, नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है और जो है राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई कच्छ के रण में गुजरात में मिल जाती है। तो ये भी नदी वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे लगभग लगभग आपको नदियाँ देखने को मिल जाती है, लेकिन इधर जो है कोई नदी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है पानी की, है ना। और
नदियां भी नहीं है, बारिश भी कम होती है, तो लगभग सूखा रहता है, इसके लिए शुष्क कहलाता है। ये बीच का हो गया आपका अर्ध शुष्क, बीच में अरावली हो गई आपकी, और ये आ गया आपका पूर्वी मैदान, और फिर आपका ये हाड़ौती का पठार। तो आज जो है देखो, आज हम इस पे ही डिस्कस कर पाएंगे, इस वाले रीजन पे ही, ठीक है आपका, क्योंकि मरुस्थल काफी बड़ा है और मरुस्थल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चार भाग हम पढ़ने वाले हैं, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मरुस्थल में भी हम दो भाग देखेंगे, शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है। शुष्क के भी दो हो गए, बालू का युक्त और बालू का मुक्त। देखो इसको मैं यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ, बालू का युक्त और बालू का मुक्त क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर करा देता हूँ। देखो ये जो आपने पहले बनाया मरुस्थल, तो यहाँ से ले लो आप यहाँ तक, ये आपका मरुस्थलीय भाग हो गया। अब उसमें ये जो है ये वाला हो गया आपका शुष्क हो गया, और ये अर्ध शुष्क। अब शुष्क में भी ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इस वाले रीजन में जो है वो बालू का रेत जो है कम देखने को मिलती है, पथरीला भाग यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। तो इस वाले भाग को बोलते हैं बालू का मुक्त प्रदेश। बालू का मुक्त का मतलब हो गया यहाँ पे जो है बालू की रेत के टीले कम देखने को आपको मिलेंगे। ये बाकी का जो रीजन बचा है, ये वाला जो रीजन बचा है बाकी का, यहाँ पे आपको बालू के रेत के टीले देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बालू का युक्त प्रदेश। तो बालू का टीले जहां देखने को मिलेंगे वो बालू का युक्त हो गया, और जहां देखने को नहीं मिलेंगे वो हो गया बालू का मुक्त प्रदेश, ठीक है। यहीं पे आपको सेमण घास भी देखने को मिलेगी, आपको यहीं पे जो है वो आकलूड फॉसिल पार्क वगैरह जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे बात करें तो हम मरुस्थल को पढ़ने वाले हैं, अरावली पढ़ने वाले हैं। अरावली आपका बीच वाला क्षेत्र हो गया, पूर्वी मैदानी भाग हो गया, ठीक है। पूर्वी मैदानी भाग और फिर हाड़ौती का पठार, यहाँ से आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में हम दो चीजें देखेंगे, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। और शुष्क में भी दो मैंने आपको बताया, एक तो बालू का मुक्त क्षेत्र और बालू का युक्त क्षेत्र। अर्ध शुष्क भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, देखो फिर उसके बाद मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। देखो ये जो रीजन है ना, इस तरह से आप बनाओ, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये जो इधर वाला पार्ट छोड़ो, इसको, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, इस वाले रीजन से, ठीक है। थोड़ा सा सही नहीं बनाया मैप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी बनाया दोबारा से ट्राई करते हैं। ठीक है, ये आपका राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है। इस तरह जैसा भी आपसे बनता है वैसा बना लें, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, देखो ये वाला, अब इसमें ये जो प्रदेश है, ये वाला प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे एक नदी बहती है, यहाँ पे घग्गर नदी, यहाँ पे एक नदी बहती है कांतली नदी, ये आपका नागौर वाला क्षेत्र हो गया। और यहाँ से नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है, लूनी नदी, ठीक है। तो चार क्षेत्र हो गए। घग्गर वाला प्रदेश घग्गर प्रदेश कहलाएगा, ठीक है। ये जो कांतली नदी वाला क्षेत्र है, ये आपका शेखावटी वाला है, ठीक है। फिर नागौरी उच्च भूमि आ जाएगा, और फिर आपका लूनी बेसिन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपको चार चीज याद रखनी है। अर्ध शुष्क जो होगा उसमें चार भाग में बटा हुआ है ये, ठीक है। घग्गर, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीजें देखने वाले हैं। अब आज जो है वो हम पश्चिमी मरुस्थल की बात करेंगे। देखो इसके अलावा फिर अरावली में हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, तीन भागों में बांट के इसको पढ़ेंगे। हाड़ौती के पठार की बात करेंगे, सॉरी मैदान की बात करें तो मैदान में भी देखो हम चंबल, बनास और माही के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तीन नदियां हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाणगंगा जो है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाड़ौती के पठार की बात करूं तो विंध्यन कगार श्रेणी, हाड़ौती का पठार और दक्कन का भाग जो है वो हाड़ौती में आता है, तो इन चीजों पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो है इस लेक्चर में हम मरुस्थल ही डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ, सब सारे टॉपिक्स की। मरुस्थल की बात करूं तो देखो राजस्थान का जो मैप है उसका जो क्षेत्रफल है, उसमें पूरे क्षेत्रफल का, राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल का 61.11% जो है वो भाग क्या है, मरुस्थलीय भाग है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, यहाँ से इंपॉर्टेंट डेटा आपको मैं देना चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो 61.11% जो भाग है वो आपका मरुस्थलीय भाग हो गया। इस पे राजस्थान की जनसंख्या का टोटल जो है वो 40% जनसंख्या इसी भाग में निवास करती है। दुनिया का सबसे
एकमात्र ऐसा मरुस्थल जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या रहती है, ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है, वो हमारे थार का मरुस्थल ही है, ठीक है। राजस्थान के मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 33 सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि इसको देखो ये पेंजिया, गोंडवाना, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। काल की बात करें तो इसको प्लेस्टोसीन काल से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। काल क्रम याद रखना है, आजकल कालक्रम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्लेस्टोसीन काल से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। देखो बड़ा आराम सा है, ठीक है। 61.11% क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गई 40%, ठीक है। और 33 सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और प्लेस्टोसीन काल का ये क्रम बताया गया है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फिर देखते हैं हम पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान का जो देखो बताया था मैंने, नदियों वाला क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी वाला, ठीक है। इसका जो भाग है राजस्थान के क्षेत्रफल का 23.3% भाग कवर करता है पूर्वी मैदान। और जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है 39%, लगभग लगभग 40 ही समझो। अब देखो आप सिमिलरिटी देखो दोनों में, यहाँ 40% जनसंख्या निवास करी, यहाँ भी 40% जनसंख्या निवास कर रही है। इसका क्षेत्रफल देखो आप कितना है और इसका क्षेत्रफल देखो आप कितना है, ठीक है। तो लगभग लगभग बहुत सारा डिफरेंस है किसमें, क्षेत्रफल में। 61.11 पे 40% और 23.3 पे 40%। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है? अब आपको लग रहा होगा सर 1% कम है यहाँ पे, तो यहाँ ज्यादा निवास कर, यहाँ पे कम निवास कर रही है, वहां ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, लेकिन इसमें जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी क्षेत्रफल में होनी चाहिए। यहाँ क्षेत्रफल 23% है और जनसंख्या 40% के लगभग है। तो मतलब क्षेत्रफल से जस्ट डबल ही हो गया, ठीक है, जस्ट डबल ही हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो है जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है पूर्वी मैदान में, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश पूर्वी मैदान, ये आपको बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूर्वी मैदान हो गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हो गया मरुस्थल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्या है राजस्थान का, तो वो हो गया मरुस्थल। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो हो गया पूर्वी मैदान, ठीक है। तो पूर्वी मैदान जो है क्षेत्रफल तो कम है, लेकिन इसकी जो है जनसंख्या ज्यादा है। उत्पत्ति की बात करें तो दोनों सेम काल में ही उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। दोनों का काल जो है एक ही माना जाता है, ये भी प्लेस्टोसीन काल और ये आपका जो है ये भी प्लेस्टोसीन काल। और बात करें उत्पत्ति की तो इसको भी 33 सागर का अवशेष बताया गया है और इसको भी 33 सागर का अवशेष बताया गया है। दोनों सिमिलरिटी है दोनों में, ठीक है। बस आपको एक डेटा थोड़ा सा अलग याद करना है, वो है क्षेत्रफल वाला, बाकी तीनों डेटा सेम है। क्षेत्रफल याद कर लेना है, इसका 61.11 है, इसका 23.3 है, बाकी जनसंख्या सेम है, 33 सागर सेम है, प्लेस्टोसीन काल सेम है। दोनों सेम सिमिलर वाली विशेषताएं रखते हैं, लेकिन इधर आपको नदियां देखने को मिलेगी, इधर आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। इधर वर्षा अच्छी होती है, इधर वर्षा ना के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो बात करते हैं, देखो दूसरे क्षेत्र की, अरावली की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने इनको दोनों को इसलिए सेम कलर में लिखा है क्योंकि इनकी जो है लगभग लगभग समानता है। समानता मतलब किससे समानता है? जनसंख्या से समानता है, उत्पत्ति से समानता है और काल से समानता है, ठीक है। बाकी विशेषताओं की बात करूं तो इसकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है पूर्वी मैदान से, ठीक है। यहाँ पे आपको डेजर्ट है, देखो पूरा डेजर्ट की और मैदान की विशेषताएं बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पे कृषि जो है वो उस तरह की नहीं हो पाती है जो पूर्वी मैदान में होती है, ठीक है। तो कृषि अभाव क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि की प्रधानता है। यहाँ पे आपको जो देखो मौसम भी थोड़ा सा ऐसा मिलता है, गर्म मौसम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो प्रदेश जो है वो थोड़ा ठंडा प्रदेश आपको मिल जाता है। अरावली की बात करूँ तो देखो 9.3% भाग जो है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कवर करती है अरावली। 9.3% भाग आपको याद रखना है, ठीक है। अरावली के 9.3% भाग को कवर करेगी। साथ ही बात करूं तो देखो राजस्थान की जनसंख्या का, ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या का 10% जो है भाग वो इस क्षेत्र में निवास करता है। तो राजस्थान की जनसंख्या का 10% निवास करेगा और क्षेत्रफल देखो कितना है, 9%, ठीक है। तो लगभग लगभग जितना प्रतिशत उतना ही जनसंख्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि आपने यहाँ देखा, यहाँ देखो आप 23% भूभाग पे 40% जनसंख्या, मतलब भूभाग से काफी अधिक लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तो आपका पूर्वी मैदान ही होगा, ये आपको रट लेना है, ठीक है। और
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा आपका मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली की बात करें तो देखो 9.3% आपका क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या होगी आपकी 10% यहाँ पे निवास करती है। उत्पत्ति जो है मैंने आपको बताया था कि जब गोंडवाना लैंड बन ही रहा था उसी समय जो है अरावली का विकास हो चुका था, तो अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानी जाती है। और सबसे पहला जो काल है भूभागों का जब बनना चालू हुआ तो सबसे पहला जो काल है वो प्री कैम्ब्रियन काल ही कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, प्री का मतलब होता है देखो पहले, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले। तो राजस्थान में अगर सबसे पहले कोई चीज बनी है तो वो है अरावली। ठीक है, तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, सबसे पहले बना है, वो है अरावली प्रदेश। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ से कुछ डेटा याद रखना है। 9.3% क्षेत्रफल याद हो गया, 10% जनसंख्या याद होगी, गोंडवाना लैंड का भाग है और प्री कैम्ब्रियन काल में इसका विकास हुआ है। ठीक है, हाड़ौती के पठार की बात करें तो देखो हाड़ौती का पठार और अरावली को मैंने सेम ऐसा बनाया, सेम कलर में, क्योंकि इनमें भी थोड़ी सी सिमिलरिटी है डेटा में। ठीक है, तो आपको यहाँ से डेटा याद करने में कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा इस तरह से आपको बता रहा हूँ। देखो हाड़ौती का पठार जो है वो लावा निर्मित भूभाग है, लावा से बना हुआ क्षेत्र है। ठीक है, ज्वालामुखी के उद्गार के कारण जो उत्पन्न हुआ लावा है, लावा बाहर आता है। ठीक है, बाहर आया, उसके बाद फिर जो है लावा ठंडा हुआ, परतें जमती गई और यहाँ पे जो है वो चट्टानों का निर्माण हुआ। इसके अलावा हाड़ौती का जो पठार है इसका कुछ भाग एक पर्वत का अवशेष भी है, विंध्याचल पर्वत का अवशेष भी माना गया है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भी ये हिस्सा है। देखो मैंने आपको बताया था कि पठार जो है वो पर्वतों का हिस्सा होता है, पर्वतों का अवशेष जो है वो पठार कहलाता है। इसके अलावा पठार जो है वो क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है। ठीक है, समतल भूमि नहीं होती है। ठीक है, हाड़ौती के पठार की एक विशेषता यह है कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि देखो काली मिट्टी कहाँ मिलेगी, ज्वालामुखी का जब उद्गार होगा तो उसकी जो राख, उसका जो लावा है वो बाहर आएगा, बाहर आके वो जमेगा, तो उसके कारण जो है वो जब ठंडा होगा और परतों का निर्माण करेगा, धीरे धीरे वो जमीन क्या होती जाएगी, सख्त होती जाएगी और जो है काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ जो है वो आपको काली मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्षेत्रफल की बात करूं तो राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.6% भाग जो है वो हाड़ौती का पठार कवर करता है और जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है 11%। ठीक है, थोड़ी सी अरावली से हल्की सी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। उत्पत्ति की बात करूं तो देखो अरावली और इसकी उत्पत्ति दोनों एक ही लैंड से हुई है, वो है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और काल देखो दोनों का सेम नहीं है, काल दोनों का सेम नहीं है, क्योंकि देखो गोंडवाना लैंड पहले बन गया था, मैंने आपको बताया था कि पेंजिया महाद्वीप दो टुकड़े में बटा है, तो ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अब जब गोंडवाना लैंड चलना चालू करेगा, ठीक है, गोंडवाना लैंड के भी टुकड़े होंगे, उसमें अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट निकल के स्टार्ट हो जाएगी ऊपर चलना। ठीक है, यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो उस समय जब गोंडवाना लैंड बनाया था उस समय तो अरावली बन गया था, तो अरावली सबसे पहले ही बन गया, यहीं पे बन गया। फिर प्लेट्स अलग होगी, फिर आपको कुछ प्लेट ऊपर चलना चालू होगा, कुछ प्लेट इधर चलना चालू होगा, तब ज्वालामुखी फटेंगे। तो ज्वालामुखी के जब उद्गार होंगे तब जो है वो बनेगा कौन सा प्रदेश, हाड़ौती का प्रदेश। तो ऑब्वियसली बात है कि ये अरावली के बाद बना होगा, तो बाद का जो युग है वो है क्रिटेशियस काल, आपको ये याद रखना है। तो देखो मैंने सबके काल बता दिए। मरुस्थल जो है वो प्लेस्टोसिन, पूर्वी मैदान प्लेस्टोसिन सेम काल है। ठीक है, डेटा भी लगभग मरुस्थल का और पूर्वी मैदान का सेम है, बस आपको क्षेत्रफल का डेटा थोड़ा सा अलग से याद रखना है। 61.11 आपका मरुस्थल है और पूर्वी मैदान का 23.3 है। देखो ग्रुप बना के पढ़ना, आप इन दोनों का ग्रुप बना के पढ़ोगे याद हो जाएगा और इन दोनों का ग्रुप बना के पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, बस इन दोनों में हाड़ौती में और अरावली में बस ये डिफरेंस है कि इसका जो काल है वो अलग अलग है, बाकी लगभग डेटा आपको देखो सेम ही मिलेगा। 9.3% क्षेत्रफल है, लगभग उतना ही है। ठीक है, 9.6%, 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, लगभग सिमिलर ही है 11%। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ये टॉपिक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के मरुस्थल की बात आज करेंगे। देखो ये मैंने कुछ फैक्ट्स आपको बता दिए सबसे रिलेटेड, अब हम राजस्थान के मरुस्थल को देखते हैं। तो देखो मरुस्थल, ये वाला पीला वाला जो भाग है ना, ये मरुस्थलीय भाग है। अब इस मरुस्थलीय भाग में क्या है, इस मरुस्थलीय भाग को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये आपका मरुस्थलीय भाग हो गया और मरुस्थलीय भाग को दो भागों में बांटा गया है।
ये जो मैंने रेखा बनाई है ना ब्लू कलर की ये वाली, ठीक है, इसको बोला जाता है 25 सेमी वर्षा रेखा। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो 0 से लेके 25 सेमी के बीच में होती है, इसलिए इसको शुष्क मरुस्थल कहा गया है। यहाँ पे 25 से 50 होती है तो ये अर्ध शुष्क हो गया। बाकी ये जो अरावली है यहाँ पे 100 के लगभग लगभग, ये 120, और ये हाड़ौती में जो है ये वाला जो रीजन है झालावाड़ वाला, यहाँ पर 150 तक वर्षा होती है। फिर उसके बाद देखो मैंने बताया कि ऊपर वाला जो प्रदेश, यहाँ पे एक नदी बहती है घग्गर नदी। ठीक है, पाकिस्तान तक तो जाती नहीं है, यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कभी बाढ़ वाड़ उसमें आ जाती है तो ये पाकिस्तान तक भी जाती है। ठीक है, फोर्ट अब्बास तक। ये जो रीजन है हाड़ौती, सॉरी, इसमें गंगानगर आता है और हनुमानगढ़ आता है, ये घग्गर क्षेत्र कहलाता है। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये घग्गर क्षेत्र हो गया। फिर उसके नीचे आ जाए तो ये शेखावटी प्रदेश है, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर आते हैं, और यहाँ पे सीकर में खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कांतली नदी। कांतली नदी वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपका शेखावटी क्षेत्र। ठीक है, ये यहाँ पे देखो आप। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे आओगे तो ये हो गया आपका नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, ये देखो आपका नागौरी उच्च भूमि, डेडवाना झील जो है वो यहीं पे है, खारे पानी की झील है। फिर यहाँ पे अरावली के अंदर अजमेर में एक नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ से एक नदी निकलती, सॉरी यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, देखो इधर लेके चलता हूँ आपको, इस वाले मैप में क्लियर कराता हूँ। तो यहाँ पे अरावली के अंदर एक नाग पहाड़ है, यहाँ पे अजमेर में नाग पहाड़ से एक नदी निकलेगी। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा यूं घूमती है। ठीक है, और फिर राजस्थान के 6 जिलों में होती हुई कच्छ के रण में मिल जाती है। लूनी नदी जो है, इसको लूनी नदी बोलते हैं, और इसी को आधी खारी आधी मीठी भी बोलते हैं। आधी खारी आधी मीठी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है देखो यहाँ से जब निकलती है ना अजमेर से, नाग पहाड़ से, तब तो ये मीठी होती है। लेकिन जब ये इस वाले रीजन में आती है यहाँ पे, तो इस वाले रीजन में क्या है, बाड़मेर है, और बाड़मेर में एक जगह है बालोतरा। वहां पे लवणीयता की मात्रा ज्यादा होने के कारण, क्योंकि देखो मरुस्थल में कौन सी मिट्टी मिलेगी, मरुस्थल में आपको मिलेगी रेतीली मिट्टी है, बालू रेत है। ठीक है, और उसमें लवणीयता भी ज्यादा है, मतलब नमक की मात्रा ज्यादा है। तो जब ये पानी इस लवणीय वाले क्षेत्र में आएगा तो लवण के साथ साथ पानी जो मिल जाएगा, तो उसके बाद जो पानी आगे जाएगा वो खारा बन के जाएगा। ठीक है, तो लूनी नदी जो है वो राजस्थान के बाड़मेर के बालोतरा स्थान से क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। खारी हो जाती है, खारी होने के कारण जो है इसको आधी खारी आधी मीठी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम आज जो है वो इस वाले क्षेत्र में डिस्कस कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, 61.11%, 40% जनसंख्या, उत्पत्ति 33 सागर से और प्लेस्टोसिन काल से। दो भाग मैंने आपको बताया मरुस्थल में। ठीक है, एक तो आपका शुष्क बताया, एक अर्ध शुष्क बताया। अर्ध शुष्क को भी 4 भागों में बांटा गया है। शुष्क की बात करूं तो शुष्क में ये वाला जो क्षेत्र है आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये बालू का मुक्त क्षेत्र है, मैंने प्रीवियस में भी बता दिया, और बाकी का जो रीजन है वो बालू का युक्त है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। 61.11 थार का मरुस्थल ये बता दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने वापस डेटा रिपीट किया है आपको याद कराने के लिए। 40% जनसंख्या हो गई। अरावली की बात करें तो 9.3, ठीक है, और 10% जनसंख्या। पूर्वी मैदान की बात करूं तो 23.3 क्षेत्रफल हो गया, 39% जनसंख्या हो गई, और दक्षिणी पठारी भाग जो है वो 9.6 क्षेत्रफल और 11% जनसंख्या। तो देखो डेटा बार बार लिखने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें याद हो जाएगी और आपको फिर कभी दोबारा नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, एक ही बार में आपका सारा डेटा क्लियर होना चाहिए। ये होना चाहिए ना, एक बार में ही, मतलब फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फिर बार बार पढ़ रहे हो, बार बार देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थल जो है वो 61.11 क्षेत्रफल पे राजस्थान के क्षेत्रफल को 61.11% क्षेत्रफल को कवर करता है। राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 2,09,142 किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो पश्चिमी क्षेत्रफल कहलाता है, पश्चिमी राजस्थान कहलाता है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान, अब देखो मैं यहाँ दो चीजें बोलूंगा। पश्चिमी जो राजस्थान है ना, ठीक है, उसमें एक तो है मरुस्थल और एक खुद है आपका जो राजस्थान। देखो राजस्थान में मैंने आपको बताया कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे तो मरुस्थल है ही नहीं ना। ये वाला जो रीजन है, सॉरी सॉरी गलत हो गया। ठीक है, गलत तरीके से खिंच गई लाइन, एक तरह से मैं थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ। देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन,
इसमें मरुस्थल की मात्रा कम है ना। देखो बालू का मुक्त क्षेत्र है तो यहाँ तो मरुस्थल होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्षेत्र भी किस में आता है, मरुस्थल में ही आता है, पश्चिमी मरुस्थल में तो आएगा ना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तो है ही सही, क्योंकि यहाँ से लेके पूरा ये वाला रीजन पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र भी आएगा। अब इस क्षेत्र को तो हटाया जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो मरुस्थल है ही नहीं। तो मरुस्थल कितने में है, तो मरुस्थल 1,75,000 किलोमीटर में जो है वो थार के मरुस्थल का विस्तार है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किसका विस्तार है, मरुस्थल का विस्तार है। वैसे टोटल जो है ये कितना है राजस्थान के क्षेत्रफल का, 2,09,142 किलोमीटर जो है ये टोटल एरिया है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश और थार का मरुस्थल अलग अलग बातें हैं। इसको नाम दिया गया है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो एक्चुअली क्या है, थार का मरुस्थल भी है। थार का मरुस्थल भारत की बात करूं तो भारत के अंदर जो है 85% जो है वो भारत के अंदर है थार का मरुस्थल, ठीक है। बाकी फिर थोड़ा सा पाकिस्तान में भी है, ठीक है। अफगानिस्तान का तो मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है। बाकी 85% जो भाग है थार के मरुस्थल का वो भारत के अंदर है, ठीक है। अब उस भारत में भी जो है वो 4 जिले आते हैं जिनके 4 राज्य हैं जिनके अंदर थार का मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। एक हमारा राजस्थान है जिसके अंदर भी थार का मरुस्थल है। एक जो है वो हमारा पंजाब है, उसके अंदर भी थार का मरुस्थल है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा हरियाणा है, उसके अंदर भी थार का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक हमारा गुजरात है, उसके अंदर भी थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान के 4 राज्यों में है। सबसे ज़्यादा जो है वो इस वाले रीजन में है, मतलब पश्चिमी मरुस्थल में, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा विस्तार है, 61.11%, याद रख लेना है। ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग का क्षेत्रफल है। और ये जो है ये है थार के मरुस्थल की क्वांटिटी की। थार का मरुस्थल राजस्थान में कितने प्रतिशत में है, तो 1,75,000 में थार के मरुस्थल का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ये आपको रट लेना है, ठीक है। तो थार का मरुस्थल जब भी आएगा तो 1,75,000 डेटा आपको दिखेगा, ठीक है। तो और उसमें आपको थार का मरुस्थल शब्द नजर आएगा। जनसंख्या 40%, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। हाइट और विड्थ की बात कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई है 640 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको जालोर से लेकर गंगानगर पहुँचने के लिए, ठीक है। 640 किलोमीटर हो गई आपकी थार के आपके पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई। और यहाँ से यहाँ तक जो है आपको चौड़ाई में जो है 300 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो आपका जो थार का मरुस्थल इसमें फैला हुआ है वो 640 किलोमीटर लंबाई और 300 किलोमीटर जो है चौड़ाई में फैला हुआ है। काल मैंने डिस्कस कर दिया आपको, प्लीस्टोसिन काल में ये निर्मित क्षेत्र है। ऊंचाई 640 हो गया, ठीक है। तो उत्पत्ति जो है इसकी मैंने आपको बता दिया 33 सागर से, और इसका जो काल है वो है प्लेस्टोसीन काल, ठीक है। यहाँ रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है जिसको एंटी सोल भी कहा जाता है, ठीक है। रेतीली बलुई मिट्टी जिसमें लवणीयता की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ यहाँ पे मैं चट्टानों की, तो यहाँ पे अवसादी चट्टानें पाई जाती है। देखो अवसादी चट्टानें समुद्र में जो है अवसादों के जमा होने से बनती है, ठीक है। तो इससे ये पता भी चलता है कि यहाँ पे कभी न कभी समुद्र भी रहा होगा, ठीक है। लवणीयता की मात्रा ज़्यादा होती है, और देखो मिट्टी जो है लवणीयता की मात्रा ज़्यादा होती है, मैंने आपको बता दिया। और सबसे ज़्यादा लवणीय स्थान जो है वो बालोतरा बाड़मेर है, जहाँ से लूनी नदी खारी हो जाती है, ठीक है। अवसादी चट्टानी पाई जाती है, और अवसादी चट्टानों का भी मैंने आपको बता दिया, समुद्र में जमा अवसादों के कारण ये बनती है, ठीक है। वर्षा की बात करूं, एक सेकेंड। देखो वर्षा की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में मैंने देखो स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया कि इस क्षेत्र के अंदर जो है वर्षा जो है वो कम ही होती है। फिर भी मैंने आपको देखो दिखा दिया यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस वाले रीजन में जो है सबसे कम बरसात होती है 0 से लेके 25 सेमी। फिर यहाँ से एक मैं अगर इस तरह से बना दूं तो इसके इधर वाले क्षेत्र में होती है 25 से 50 सेमी। अब देखो बढ़ किधर से रहे हैं, आप पश्चिम से बढ़ते आ रहे हो इधर, ठीक है। पश्चिम से किधर बढ़ रहे हैं, पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे कम, फिर आप पूर्व की तरफ बढ़ोगे ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे वर्षा भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन हमारा जो मरुस्थल है वो तो यहाँ तक है ना, ठीक है। तो इस वाले रीजन में जो है वर्षा जो है वो 50 सेमी से कम ही होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ये वाली जो रेखा है अरावली वाला जो है, ये वाली जो रेखा है ये 50 सेमी वर्षा रेखा कहलाती है। आगे इसको मैंने और भी अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है। इस वाले रीजन में देखो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो फिर जो है वनस्पति का भी अभाव रहेगा, और यहाँ पे पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो मरुद्भिद वनस्पति कहलाती है, जिसको हम जीरोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है। और अब देखो ढाल की बात करता हूँ मैं। ढाल जो है, ढाल मैं आपको समझा देता हूँ। ढाल देखो क्या चीज़ है। तो देखो ढाल मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ढाल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो आप, अजमेर में एक पहाड़ है नाग पहाड़। अब उस अजमेर में नाग पहाड़ से जो है एक नदी निकलेगी, लूनी नदी। ठीक है। तो लूनी नदी इस तरह से बहती हुई, इस तरह से बहती हुई जो है वो यहाँ पे गिरेगी। अब लूनी नदी देखो किधर चल रही है, ऊपर से चल रही है नीचे की तरफ, या नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, ऊपर से नीचे की तरफ चल रही है। तो ये वाला जो है ये दिशा क्या हो गई, ये दिशा ऊपर तो है तो उत्तर हो गई, और ये क्योंकि इधर की तरफ है, अगर मैं देखो दिशाओं को आपको बताऊं तो इस तरह से है ना, ये आपका पूर्व हो गया, ऊपर हो गया, इधर हो गया पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, ये ऐसा है। अब यहाँ से कोई चीज ऐसे चलती है तो देखो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में चल रही है। ये तो हो गया आपका उत्तर पूर्व, और ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है। तो ऐसे ही चल रही है लूनी नदी। देखो आप इस तरह से करके देखो, ये आपका उत्तर पूर्व से चलना चालू हुआ और ये दक्षिण पश्चिम तक चलेगी। तो ढाल जो है आपके मरुस्थल की जो ढाल है वो है उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम। देखो आजकल कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम वर्षा रेखा जो है वो कहाँ होती है, कितनी होती है, आपको पूरा पता होना चाहिए। मरुद्भिद वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम वाली कौन से प्रदेश की ढाल है, और इस प्रदेश को माना गया है 33 सागर का अवशेष। ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लियर किया, ये 33 सागर का अवशेष कहलाता है। इसको प्रूव करने के लिए देखो बहुत सारे रीजन है जो ये बताते हैं कि ये 33 सागर का अवशेष है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में यही बताने वाला हूँ। अब मैं आपको देखो जिले रटा देता हूँ। ठीक है, 12 जिलों का विस्तार है। 12 जिले जो है राजस्थान के वो है पश्चिमी मरुस्थलीय जिले कहलाते हैं। 12 जिले कौन कौन से हैं देखो मैप में तो दिख ही रहे होंगे, लेकिन मैं आपको देखो ऐसे याद कराता हूँ। सबसे पहले आप याद करो बड़े जिले। तो बड़े जिलों में आ गया जैसलमेर, फिर बड़े जिलों में आ गया आपका बाड़मेर, फिर बड़े जिलों में आ गया आपका बीकानेर, और फिर बड़े जिलों में आ गया आपका जोधपुर। देखो मैंने क्रम से ही लिखा है, जैसलमेर सबसे बड़ा, फिर देखो सबसे बड़ा उसके बाद बीकानेर है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा बाड़मेर है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे बीकानेर, और चौथे नंबर पे आ जाता है आपका जोधपुर। ठीक है, तो ये हो गए आपके बड़े बड़े जिले। देखो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ये आपके हो गए बड़े जिले। अब बड़े जिलों के बाद देखो आपको दो चीजें याद रखनी। एक तो याद रखना है, अब देखो अर्ध शुष्क में चलता हूँ। अर्ध शुष्क वाला प्रदेश याद है ना, ये वाला प्रदेश है मैंने आपको बताया था। अब इस अर्ध शुष्क में एक तो ये घग्गर वाला, ठीक है, घग्गर में आपका आ जाएगा गंगानगर हनुमानगढ़, और एक शेखावटी वाला, ये रहा शेखावटी, जिसमें जो है खंडेला के पहाड़ी से एक नदी निकलती है और चूरू की सीमा पे जाके विलुप्त हो जाती है, कांतली नदी। तो ये वाला क्षेत्र हो गया। तो शेखावटी में 3 जिले तो सबको ही पता है। शेखावटी के 3 जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू को शेखावटी प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो घग्गर और शेखावटी याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, एक तो शेखावटी हो गया और आपका एक ये हो गया। ठीक है, तो शेखावटी में आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर हो गया, और हनुमानगढ़, गंगानगर ये आपका घग्गर वाला हो गया। फिर आपको बस 3 जिले याद करने हैं, बस वो है नागौर, पाली और जालौर। ठीक है, नागौर, पाली और जालौर, नागौर, पाली, जालौर। ठीक है, जिसमें आपके जो है पश्चिम मरुस्थल के क्या हो जाएंगे, 12 जिले हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ से आपको याद हो गया होगा, लेकिन आपको एक बार फिर याद करा देता हूँ। ठीक है, देखो बहुत बड़ा सिंपल सा है, एक सेकंड रुको, एक बार फिर से याद कराने की कोशिश करता हूँ। 5 आपको सबसे पहले देखो क्या करना है, बड़े बड़े जिले पॉइंट आउट कर लेने हैं। ठीक है, तो बड़े जिले आपका जैसलमेर पहला बड़ा जिला, उससे छोटा है बाड़मेर, उससे छोटा बीकानेर, और फिर उससे छोटा जोधपुर। ये हो गए आपके 4 सबसे बड़े जिले। फिर उसके बाद आपको याद रखना है घग्गर, उसके बाद फिर शेखावटी। ठीक है, घग्गर में 2 आ जाएंगे, शेखावटी में 3 आ जाएंगे, 5 ऐसे आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर बस नागौर, पाली और जालौर है, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 12 जिले कवर हो जाते हैं, राजस्थान के 12 जिले। लेकिन अब देखो सिरोही के साथ भी एक थोड़ा सा सीन है। सिरोही का आप देखोगे तो सिरोही जो है आधा, देखो आधा सिरोही कहाँ आ रहा है, आधा सिरोही मरुस्थल में आ रहा है। तो अगर मान लो सिरोही भी ऑप्शन में देता है तो सिरोही भी क्या माना जाता है, मरुस्थलीय जिला माना जाता है, तो हो जाता है 12+1। ठीक है, वैसे मेन तो 12 जिले ही माने गए हैं, आरपीएससी भी 12 जिलों को ही मानती है, लेकिन सिरोही देखो सिरोही क्या है,
पर्वतीय प्रदेश भी है, और सिरोही में माउंट आबू है, तो माउंट आबू मरुस्थल में तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे गुरु शिखर है, सबसे ऊंचा पहाड़ 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है, सिरोही में ही है। तो सिरोही जो है वो उसको अलग रखा गया है मरुस्थल से, लेकिन कभी अगर मान लो एग्जाम में पूछा जाए तो 12+1 जिला जो है वो मरुस्थलीय जिला कहलाएगा, और कभी ऑप्शन में आएगा नहीं 13, ठीक है, 12 ही आएगा या फिर 13 ही आएगा, ठीक है, तो दोनों जो भी हो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट करना होता है। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको ये सब याद हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि तैतीस सागर के क्या क्या प्रमाण है। तो देखो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वहां से देखो बहुत सारी चीजें मिली है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये तैतीस सागर का भाग है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इस वाले रीजन में देखो क्या है, यहाँ पे जैसलमेर में एक गांव है आकल गांव। उस आकल गांव में क्या हुआ है, उस आकल गांव में एक वुड का फॉसिल, मतलब एक तरह से बोले ना कि फॉसिल्स मिले हैं किसके, लकड़ी के, ठीक है, लकड़ी के अवशेष मिले हैं, और ऐसे लकड़ी के अवशेष मिले हैं जो समुद्र से बह के ही आ सकती है या समुद्र में काफी समय तक रही होगी, ऐसी जो लकड़ी होती है उसका अवशेष यहाँ से देखने को मिला है आकल गांव में। एक है यहाँ पे कुलधरा गांव। कुलधरा गांव में मछली का अवशेष मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मछली का अवशेष भी मिला है। अब मछली कहाँ आएगी, मछली तो समुद्र में रहती है ना, तो मछली का जीवाश्म यहाँ कैसे आ गया, तो इसका मतलब यहाँ भी कभी न कभी समुद्र रहा होगा। इसकी खुदाई जब की तो पता चला कि यहाँ पे मछली का अवशेष निकल रहा है, यहाँ पे आपको वो वुड फॉसिल्स निकल रहे हैं, ठीक है, तो वुड फॉसिल्स, मछली के अवशेष, इनसे पता चलता है कि यहाँ पे कभी मरुस्थल हुआ करता था। इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, मछली के जीवाश्म देखने को मिले हैं कुलधरा गांव से, ठीक है, और आकल गांव से जो देखने को मिले हैं आपको वो मिले हैं कास्ट जीवाश्म, या यूं बोले कि वुड फॉसिल्स, ठीक है। और ऐसे वुड फॉसिल्स मिले हैं जो अक्सर सागर के बहाव के साथ ही आ सकते हैं, तो इसका मतलब इससे पता चला है कि यहाँ पे कभी सागर हुआ करता था, जो इसके बहाव में ये वुड फॉसिल्स हमें मिले हैं, ठीक है। तो कुलधरा गांव याद रखना है, मछली का अवशेष, आकल गांव याद रखना है आपको, वुड फॉसिल्स, और इसीलिए आकल गांव में क्या है, एक मरु उद्यान भी बनाया गया है जिसको बोला गया है आकड़ वुड फॉसिल पार्क, ठीक है। राजस्थान का मरु उद्यान है आकड़ वुड फॉसिल पार्क, जिसको जीवाश्म संग्रहालय के रूप में बनाया गया है, ठीक है। खारे पानी की झीलें इसी क्षेत्र में मिलेगी आपको, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल में ही आपको खारे पानी की झीलें मिलेगी। खारे पानी की झीलों से भी ये पता चलता है कि यहाँ देखो खारा पानी समुद्र का होता है या नदियों का होता है, ऑब्वियसली समुद्र का ही होता है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो क्या था, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो कभी न कभी क्या रहा होगा, तैतीस सागर रहा होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, जैसे सांबर झील जयपुर की है, ठीक है, सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। फिर इसके अलावा आपको डीडवाना झील नागौर, पंचभद्रा झील हो गई, पंचभद्रा झील कहाँ पर है, बाड़मेर में, ठीक है, और लूणकरणसर बीकानेर। अब देखो बीकानेर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बीकानेर में बता देता हूँ। देखो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ना, यहाँ पे एक थोड़ा सा बहुत मजेदार फैक्ट निकल के आता है, देखो इससे रिलेटेड। बीकानेर में जो है देखो राजस्थान के पूरे पश्चिम में खारे खारे पानी की झीलें हैं सब जगह, ठीक है, लेकिन बीकानेर के साथ थोड़ा सा एक सीन है। बीकानेर एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे खारी पानी के साथ साथ एक मीठे पानी की झील भी है, ठीक है। देखो कितना बड़ा फैक्ट है कि मरुस्थल में मीठे पानी की झील। कोलायत नाम की एक झील है वो बीकानेर में है, और कोलायत जो है वो मीठे पानी की झील है, ठीक है, देखो ये याद रखना है आपको। लूणकरणसर बाकी सब खारी पानी की मिलेगी, लगभग 99% खारे पानी की है, लेकिन एक जो झील है वो बीकानेर में है, कोलायत झील, वो मीठे पानी की झील है। तो ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें खारे पानी की और मीठे पानी की दोनों झील है, तो वह है बीकानेर। यहाँ पे खारे पानी की लूणकरण है, देखो लूण से तो पता चल ही जाएगा, लूण मतलब नमक, और मीठे पानी की है कोलायत झील, ठीक है, तो दोनों आपको याद रखनी है, कोलायत और लूणकरण। कोलायत हो गई आपकी मीठे पानी की और लूणकरण हो गई आपकी खारे पानी की। और ऐसा तो देखो पहली बार ही देखने को मिला है, राजस्थान में एक ही जिला ऐसा है, ठीक है, बीकानेर, जहाँ पे ऐसा सीन है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन टाइम पे यहाँ पे सरस्वती नदी बहा करती होगी, और उस सरस्वती नदी के जल के जमाव के कारण ही उस झील का निर्माण हुआ है, जो अभी भी पर्याप्त मात्रा में मीठा पानी उपलब्ध कराती है।
तो यहाँ से ये चीज़ें याद हो जाएगी आपको। और बीकानेर वाला फैक्ट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलो, अवसादी चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। अवसादों के जमा होने के कारण जो है वो आपको जो है क्या होता है, पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति भी होती है। अवसादों के कारण देखो, अवसाद जो है वो जलीय जीवों के अवशेष से जमा होते हैं, और जलीय जीवों के अवशेष से जमते जाएंगे तो फिर नीचे जो है एक ऊपर एक परत बनती जाएगी, और नीचे जो है वो अवशेष जो है वो चट्टानी रूप लेंगे, चट्टानी रूप ले लेंगे, और उनके अंदर जैविक क्रियाएं होने के कारण जो है वो क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उनसे आपको पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति होगी। देखो, जितने भी पेट्रोल प्लांट है ना, आप देखोगे तो जितने भी पेट्रोल प्लांट है वो समुद्र में क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे अवसादी चट्टानों की मात्रा अधिक होती है। अवसादी चट्टानों की मात्रा अधिक होती है तो वहां से क्या हो जाता है, पेट्रोल मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अवसादों से ही हमें क्या मिलता है, अवसादी चट्टानों से हमें क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। तो जहां अवसादी चट्टानें होगी वहां पेट्रोलियम पदार्थ भी होंगे। राजस्थान में जो बाड़मेर रिफाइनरी है, ठीक है, पंचभद्रा रिफाइनरी, ठीक है, वहां पे पंचभद्रा रिफाइनरी भी है, और बाड़मेर रिफाइनरी के अंदर क्या किया गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसने और राजस्थान गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर क्या किया गया, एक प्लांट डाला है, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो, उस प्लांट में क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को निकाला जा रहा है भूमि में से, ठीक है। तो जो भूमिगत एक प्लांट, यहाँ पे एक प्लांट सेटअप किया गया, आप देख भी सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या किया गया है, पेट्रोल निकाला जा रहा है, तेलीय पदार्थों को निकाला जा रहा है, ठीक है। उसके अंदर जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो है 74% अनुदान है, मतलब 74% जो पैसा है ये वो इन्वेस्ट किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, और 26% जो पैसा है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसमें खर्च किया है। तो इससे जो इनकम होगी उस 70% इनकम का हिस्सेदार आपका एचपीसीएल होगा, और 26% का हिस्सेदार जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट होगी। देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बाड़मेर जो रिफाइनरी है उसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है, तो वो है 26% योगदान, और एचपीसीएल का हो गया 74%। और ये जो है वो एक नाम से संचालित हो रही है, वो है HRRL नाम से इसको संचालित किया गया है राजस्थान में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है, जिसको बोला गया एच का मतलब आपका हो गया आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और आरआर का मतलब हो गया राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये फैक्ट भी याद रखना है, बाड़मेर में रिफाइनरी डाली हुई है जिसका 74% जो भाग है वो एचपीसीएल कवर करता है, और इसका जो 26% जो भाग है वो राजस्थान गवर्नमेंट कवर करती है, ठीक है। बड़ा फैक्टर देखो, याद रखना पड़ेगा, है ना। तो पश्चिमी मरुस्थल से आपको याद रखना है कुलधरा गांव, आकल गांव, ठीक है, आकलउड फॉसिल पार्क, आकलउड फॉसिल पार्क याद रह जाएगा आपको, भूलेंगे नहीं, ठीक है। आकलउड फॉसिल पार्क में जीवाश्म संग्रहालय बनाया गया है, और यहाँ पे आप देखोगे तो इंटरनेट पे आपको देखने को मिल जाएगी चीजें, जिसमें आपको वुड जो है उसके अवशेष भी देखने को मिलेंगे। फिर खारे पानी की झीलें मैंने आपको बता दी, इससे पता चलता है कि यहाँ पे समुद्र हुआ करता था। लेकिन बीकानेर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बीकानेर में मैंने बताया कि ये एकमात्र ऐसा जिला जहाँ पे लूणकरण खारे पानी के साथ साथ कोलायत मीठे पानी की झील भी है। फिर अवसादी चट्टानें मिलती है, तो अवसाद से पता चलता है कि हाँ रहा होगा समुद्र, ठीक है, क्योंकि अवसाद कैसे बने, समुद्र से ही बनते हैं, समुद्री जीवों से ही बनते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब 100% तैतीस सागर ही यहाँ पे था, ठीक है। और उसका जो है इसी वजह से माना गया है कि यहाँ पर तैतीस सागर के बहुत सारे क्या मिले हैं, फैक्ट देखने को मिले हैं। तो राजस्थान के हम मरुस्थल की बात कर रहे हैं, और मरुस्थल में आज जो है देखो मैंने आपको पश्चिमी मरुस्थल पूरा रटा दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया 61.11% जो है वो भूभाग कवर करता है, 1,75,000 मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका जो है 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया 0 से लेकर 50 सेमी वर्षा होती है, ठीक है। फिर आपकी ऊंचाई बताई मैंने, देखो 640 किलोमीटर ऊंचाई होगी, 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। इसके अलावा फिर इसमें बताया कि इसमें 0 से 25 सेमी वर्षा होती है, यहाँ पे 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। यहाँ पे जो है वो क्या है, सेवन घास वाला, देखो ये पथरीला वाला भाग है, स्तूप युक्त मुक्त कहलाता है, और बाकी जो है वो मरुस्थल वाला भाग है जिसमें आपको रेती के टीले मिलते हैं, वो मरुस्थल सॉरी स्तूप युक्त कहलाता है, ठीक है। तो ये सारा बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे घग्गर नदी वाला जो क्षेत्र है, घग्गर प्रदेश, यहाँ पे आपका कांतली नदी बताया मैंने, ठीक है, वो शेखावटी हो गया, नागौरी उच्च भूमि हो गया, ठीक है, डीडवाना झील वाला।
यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया कि मध्य अरावली से एक नदी निकलती है, ठीक है, लाख पहाड़ से, वो राजस्थान के पश्चिमी 6 जिलों में बहती हुई गुजरती है, लोनी बेसिन कहलाया। ये सारा मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा फैक्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। देखो ये जो बड़ी रेखा है ये वाली, ठीक है, एक सेकंड यहाँ से थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूँ। ये वाली जो आपको रेखा दिख रही है ना, अरावली के समकक्ष जो गुजर रही है, ठीक है, ये है आपकी 50 सेमी वर्षा रेखा। अरावली के समकक्ष गुजरने वाली कौन सी रेखा कहलाएगी? 50 सेमी वर्षा रेखा। इसके इधर जो है वो बरसात कमी होगी और इसके इधर जो है वो वर्षा ज्यादा होगी, ये याद रखना है, ठीक है। तो वर्षा जो है, वर्षा का विस्तार जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा 50 सेमी वर्षा रेखा से पूर्व की तरफ, और 50 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम की तरफ जो है वो वर्षा का जो है विस्तार जो है कम होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेखा है ये वाली, ठीक है, इसको बोला गया है 10 सेमी वर्षा रेखा। इसको क्या बोला गया है? 10 सेमी वर्षा रेखा। 10 सेमी वर्षा रेखा, आप देखो इसका फैक्ट कुछ नजर आ रहा है क्या? देखो किसके समकक्ष निकल रही है, इधर आपकी पाकिस्तान बॉर्डर, इधर आपका इंडियन बॉर्डर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली वर्षा रेखा कौन सी वर्षा रेखा है? तो 10 सेमी वर्षा रेखा जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली वर्षा रेखा है। ये बात तो आपको याद रखनी ही रखनी है। 50 सेमी वर्षा रेखा भारत को राजस्थान को दो भागों में बांट देगी, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में बरसात ज्यादा होगी, पूर्वी में कम होगी, क्योंकि 50 सेमी वर्षा रेखा से आप पूर्व में चलोगे तो फिर 60 सेमी, 100 सेमी, 150 सेमी लास्ट है, ठीक है, जो आपके इस वाले में होती है। इधर आपको देखो मैंने क्रम भी सेटअप किया हुआ है, 0 सेमी, फिर उसके बाद नीचे आओगे तो 10 सेमी। 10 सेमी क्या है? अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर वाली सीमा। 25 सेमी, अब देखो ये 10 से 25 वाला जो क्षेत्र है ना, 10 से 25 वाला या 0 से 25 बोल लो, इस वाले क्षेत्र को बोला गया है शुष्क। और 25 से 50 वाला, ये वाला जो है 25 से 50 वाला, ठीक है, इसको बोला गया है अर्ध शुष्क। तो 25 सेमी का क्या रोल है? 25 सेमी का ये रोल है कि 25 सेमी वर्षा रेखा क्या कर रही है? मरुस्थल को दो भागों में बांट रही है। क्योंकि देखो 50 सेमी, तो 50 सेमी के पश्चिम में पूरा मरुस्थल ही, इधर तो सारा मरुस्थल ही है ना, मरुस्थल को भी दो भागों में बांटने का काम कौन कर रही है? 25 सेमी वर्षा रेखा कर रही है, ठीक है। तो 25 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है? राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांट देती है, पूर्वी शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, याद रखना है। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांट रही है, मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मरुस्थल और पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। तो यहां से आपको याद रखना है 100 सेमी वर्षा रेखा, ठीक है, ये आपका जो मैदानी भाग है इसमें लगभग 100 सेमी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे 100 सेमी वर्षा रेखा बोला गया है। और ये जो आपका देखो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है झालावाड़ वाला, यहाँ से गुजरती है कौन सी रेखा? 150 सेमी वर्षा रेखा। और सबसे ज्यादा जो बारिश है वो राजस्थान के इस वाले रीजन में ही होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर 150 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बता दिया वर्षा रेखा के बारे में। 10 सेमी याद रखना है अंतरराष्ट्रीय सीमा, 25 सेमी याद रखना है राजस्थान के दो भाग, पश्चिम मरुस्थल के दो भाग, पूर्वी शुष्क और अर्ध शुष्क। 50 सेमी याद रखना है राजस्थान के दो भाग, पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी राजस्थान, ठीक है। 100 सेमी मरुस्थलीय मैदानी भाग में गुजरती है, ठीक है। और जो है वो क्या करती है? अरावली से लेके मैदान तक जो है 100 सेमी वर्षा करती है, ठीक है। 100 से 150 हो गया, ठीक है। ये आपका कौन सा वाला रीजन? ये दक्षिणी पठार वाला हो गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है वो मैंने आपको बता दिया झालावाड़ वाला रीजन 150 सेमी, ठीक है। यहां से बहुत सारे फैक्ट्स देखो मैंने क्लियर करा दिया आपके, और कुछ फैक्ट्स और भी बता देता हूं। ये जो देखो आपका, अब जब मरुस्थल देखोगे ना तो इस तरह से कुछ आपका मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या सीन है, ये वाला जो सीन है देखो, यहां से ये वाला क्षेत्र ये शुष्क है, बाकी ये वाला जो है वो अर्ध शुष्क है, ठीक है। अब ये मरुस्थल है, मरुस्थल को आप 100% मानो, ठीक है, कि भाई मरुस्थल मेरा क्या है? 100% है। अब पूरा मरुस्थल 100% है, उस 100% का शुष्क वाला जो भाग है ना वो है आपका 41.5%, ये याद रखना है। तो पूरे मरुस्थलीय भाग का 41.5% जो है वो कौन सा भाग है? शुष्क मरुस्थल है। और 58.5% ये वाला जो भाग बचा है, ये 58.5% जो है वो अर्ध शुष्क है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में ये वाला पूरा मरुस्थल, इस मरुस्थल में ये जो है वो 41.5% है, ठीक है, ये 41.5% हो गया और ये हो गया 58.5%, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ से आपको ये फैक्ट याद रखना है कि 41.5% जो है आपका शुष्क मरुस्थल है और 58.5% जो है वो अर्धशुष्क मरुस्थल है। तो देखो आज जो टॉपिक डिस्कस हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने आपको पूरे राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल पूरा डिस्कस किया है। अभी देखो शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल ये भी डिस्कस करना बाकी है, और शुष्क में हम लोग बालू का मुक्त प्रदेश देखेंगे, युक्त देखेंगे। फिर आपके अर्ध शुष्क में घग्गर पूरा, ठीक है, शेखावटी कांतली वाला क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन को पूरा कवर करेंगे। तो अगली क्लास में जो है ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अगली जो क्लास में 5th क्लास लेके आऊँगा, कल या परसों आपको मिल जाएगी। इसमें मैं शुष्क और अर्ध शुष्क को पूरा क्लियर कराऊंगा, साथ में हो सकेगा तो अरावली को भी क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से हम क्लास ख़त्म करते हैं, और अगर आपको कोई किसी भी टाइप का डाउट्स होता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यहाँ से आपको मैं सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सेफ रहें, ठीक है, और डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहनें और हाथ धोते रहें। थैंक यू वेरी मच।